हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अनिश सिंह आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीसीएस तैयारी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए द हिंदू 7 अगस्त 2020 का करंट अफेयर लेकर आया हूं। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। ये जो करंट अफेयर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये मेनली पीसीएस, यूपीएससी एवं एसएससी तथा इन तरीक़ों के अन्य एग्ज़ामों के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बनाया गया है। अगर आप इन सब एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो करंट अफेयर मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि भले ही इसकी पीडीएफ इंग्लिश में है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। और इसकी जो पीडीएफ है वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पीसीएस तैयारी पर जाकर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे नेशनल न्यूज़ पे। मनोज सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड JNK LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर बना चुके हैं मनोज सिन्हा को। इसके पहले यहाँ पर जीसी मुर्मू जो थे वो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जीसी मुर्मू जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और जो मनोज सिन्हा हैं अब वो दूसरे हो गए। जीसी मुर्मू जी ने रिज़ाइन दे दिया है और अब वो इंडिया के कैग बनेंगे, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आ चुकी है। आपको अच्छे से पता होगा कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है। इसमें इस बार उन लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए हैं कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। तो वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। पहली सबसे बड़ी चीज़ कि RBI ने पॉलिसी रेट्स में कुछ बदलाव नहीं किया है, दे हैव कीप इट अनचेंज्ड। और ये थर्ड रिव्यू है मॉनेटरी पॉलिसी का कोविड-19 के बाद। और इसमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि RBI ने जो है, सबसे बड़ी बात कि जो लोन या मोराटोरियम था लोन्स पे, जो RBI ने कोविड-19 के चलते शुरू किया था, वो अब और एक्सटेंड नहीं होगा। अगस्त 31 लास्ट डेट है। बट RBI ने बैंक को ये फ्रीडम दिया है कि वो चाहे तो लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। और ये जो लोन्स होंगे कॉर्पोरेट्स लोन, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लोन और यहाँ तक कि पर्सनल बैंकिंग वाले लोन भी बैंक अपने हिसाब से रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसमें लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि इंडिविजुअल बोरोस को ऐड किया जाए। क्यों ऐड किया गया है? क्योंकि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, इनकम जा रहा है। तो सबको ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने, RBI ने इंडिविजुअल बोरोवर्स को भी ऐड किया है और उन्होंने बैंक को परमिट किया है कि वो इंडिविजुअल बोरोवर्स की जो लोन को रिस्ट्रक्चर करने की डेट है वो 31 दिसंबर 2020 तक उसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। और इस बार उन्होंने जो लोन पर, जो गोल्ड पर लोन मिलता है उस पर भी इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये माना है कि इंडिया की जो GDP है वो कम हो गई है, कम होनी ही थी, कोविड-19 चल रहा है। क्यों कम हुई? क्योंकि सप्लाई चेन का जो नेटवर्क था वो टूट गया है कोविड-19 के चलते। आगे चलते हैं। इसी चीज़ को मैंने वापस से एक पिक्चर में दिखाया है जो मैंने हिंदू से लिया था। आप ये पॉइंट्स देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो मैं आगे इकोनॉमिक सेशन में कवर करूँगा। फिर एक मुझे ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगी। ये अगला जो न्यूज़ है ये दिल्ली हाई कोर्ट का है। ऐसे तो UPSC या SSC में नहीं पूछेंगे, बट एज ए GK ये बहुत ही ज़रूरी है आपके जनरल अवेयरनेस के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये इस बार ये कहा है कि जो भी मैट्रिमोनी यानी कि जो भी डिवोर्स होता है जो कोर्ट में चलता है, उसमें जो है दोनों पार्टी को अपना इनकम, पूरा इनकम विथ एक्सपेंडिचर, वो कितना टैक्स भरते हैं, कितना विड्रॉ करते हैं, उनका बिजनेस क्या है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना नेट प्रॉफिट है, वो सब उनको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बदलाव किया है डिवोर्स के जो केसेस होते हैं। बाकी ऐसा UPSC में कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फॉर नॉलेज पर्पज़ मैंने इसको अपने स्लाइड में ऐड किया है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट जो है इस बार इलीगल लैब्स वालों पे कार्रवाई करेगी। अभी इलीगल लैब्स क्या हैं? जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 फैल रहा है, तो कोविड-19 के टेस्ट होते हैं। बट कोविड-19 के जो टेस्ट होते हैं वो ICMR
और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कुछ गाइडलाइंस के बेसिस पर होते हैं। बट ये जो इलीगल जो लेबोरेटरी वाले हैं जो सैंपल कलेक्ट करते हैं वो इन सब गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं और अनऑथराइज्ड जो है क्लिनिक चलाते हैं, तो उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट जो है उन पे केस करेगी, उन पे कार्रवाई करेगी। ये मैंने इस स्लाइड को मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि आपको पता हो कि कोविड-19 के चलते इलीगल लैब्स भी जो हैं इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं और उससे हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फ़र्क पड़ रहा है, उससे हमारे कोविड-19 के जो कंट्रोल करने की जो प्रोसेस है उससे फ़र्क पड़ रहा है। तो इसके लिए मैंने इसे ऐड किया। बाकी एज अ यूपीएससी एसएससी इसमें ऐसा कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे याद कर लीजिएगा, खासकर जो एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट पहला स्टेट बना है जिसने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। अभी कौन सी पार्टनरशिप है? ये पार्टनरशिप है गूगल के साथ जो स्टूडेंट्स जो अभी घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं उनके लर्निंग के लिए। इसका नाम है गूगल फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव। इस मिशन का जो नाम है इसको याद रखिएगा, गूगल फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव। अभी इनिशिएटिव में होगा ये कि गूगल के कुछ टूल्स हैं जैसे कि जी सूट जो एजुकेशन के लिए हैं, फिर गूगल क्लासरूम और गूगल मीट, इसको जो है स्टूडेंट्स और टीचर एक्सेस कर पाएंगे और इसकी मदद से टीचिंग और पढ़ाई आसान हो जाएगी। इसको याद रखिएगा कि महाराष्ट्र पहला स्टेट है जिसने ये पार्टनरशिप किया गूगल के साथ। आगे चलते हैं, अगला न्यूज़ देखते हैं। मध्य प्रदेश माफ़ कीजिएगा, मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि पर 10 लाख का केस फ़ाइन लगाया है। क्यों लगाया है वो हम देख लेते हैं। उसने इसलिए फ़ाइन लगाया है क्योंकि पतंजलि का जैसा जानते हैं कि कोरोनिल करके मेडिसिन आई थी, तो उन्होंने कहा है कि कोरोनिल का बिना कोई साइंटिफिक टेस्ट किए पतंजलि ने जो है ये टैबलेट्स मार्केट में निकाली और लोगों को गुमराह किया है, तो इसके लिए फ़ाइन लगाया है। और दूसरा ये केस इसलिए हुआ क्योंकि चेन्नई में एक कंपनी है अरुद्रा इंजीनियर्स, वो भी कुछ इंडस्ट्रियल क्लीनिंग की कुछ सामान बेचती है जिसका नाम कोरोनिल 92B कोरोनिल 213 SLP है। और उन्होंने इसलिए केस किया क्योंकि ये ट्रेडमार्क जो उनका नाम है, जो ये ट्रेडमार्क इन लोगों ने कर रखा है, वो पतंजलि यूज़ कर रहा है। आगे चलते हैं। एक गैंग को पकड़ा गया है पैंगोलिन के स्मगलिंग के लिए। इसमें कुछ खास न्यूज़ नहीं है, बस एक ही जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगी, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से भी और हो सकता है यूपीएससी में भी पूछ लिया जाए, क्योंकि कोविड-19 फैला हुआ है और बीच बीच में पैंगोलिन्स का भी नाम आ रहा था कि ये भी एक कैरियर हो सकते हैं। तो इसमें चीज़ याद रखिएगा कि जो पैंगोलिन है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक्ड एनिमल है। मैमल्स में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक अगर कोई स्पीशीज़ होता है तो वो पैंगोलिन्स है, इतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं। चाइना ने फिर से जो है यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुद्दा उठाया है और इस पर जो है इंडिया ने चाइना के जो मूव को कैंसिल किया है। क्यों किया है वो सब हम देख लेते हैं। ये जो कश्मीर का जो मामला था ये यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान वॉर के जो 1971 में हुआ था उसके बाद से नहीं उठाया गया था, लेकिन जब से 5 अगस्त 2019 को जब से जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ है तब से चाइना लगातार ये अटेम्प्ट किए जा रहा है। अभी क्यों कर रहा है हम वो देख लेते हैं। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें इसका भी अपना पर्सनल एजेंडा है और पाकिस्तान का भी अपना पर्सनल एजेंडा है। बाकी इसमें मुझे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगा, वो ये था कि इससे हमें ये चीज़ मालूम पड़ती है कि जो P5 मेंबर हैं, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं, वो कितना उनके पास एक्स्ट्रा पावर होती है। और ये जो पावर्स है ये एज अ वर्ल्ड सिनेरियो, एज अ वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की जो एस्पिरेशन है उसके हिसाब से नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है उसमें चेंजेस होने चाहिए, उसमें बदलाव होने चाहिए और ये दिखाता है कि ये ज़रूरी है कि ये बदलाव हो। आगे चलते हैं। फिर जो सेंटर है उसने चाइना के जो ट्रांसग्रेशन का रिपोर्ट था डिफेंस मिनिस्ट्री का, जो उसकी वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ था, उसको सेंटर ने निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है? क्योंकि अभी भी गलवान वैली में जो एग्रेशन हुआ था उस पर अभी भी कॉप्स कमांडर की मीट चल रही है
और अभी तो उस मीट का कुछ नतीजा बाहर नहीं निकला है, और ये मीट मेरे ख्याल से 5 मीट अभी तक हो चुकी है और अभी तक कोई नतीजा बाहर नहीं निकला है। इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, कुरंग नाला, गोगरा और पैंगोंग सो, ये 3 जो लेक हैं, ये जो 3 जगह हैं, ये लद्दाख एरिया में है और हाँ यहीं पे ट्रांसलेशन हुआ था। तो ये नाम याद रखिएगा, नाम पूछ सकते हैं, बाकी इसमें से और कुछ नहीं आएगा। फिर अगेन यूएस का कांग्रेस पैनल ने जो है कश्मीर के रेस्ट्रिक्शन पे फिर से उन्होंने एक इंडिया को लेटर लिखा है। अभी क्या लिखा है, कमेटी कौन सी है और क्यों लिखा है वो हम देख लेते हैं। ये जो कमेटी है इसने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनको लेटर लिखा है। ये कौन सी कमेटी है वो भी याद रखिएगा, हाउस फॉरेन अफेयर कमेटी है। और इस कमेटी के जो हेड हैं वो है डेमोक्रेट एलिट एंजल, और रैंकिंग मेंबर एक रिपब्लिकन है माइकल मैकॉल। इन्होंने ये रिपोर्ट बना के भेजी है कि अभी तक जो कश्मीर में जो लॉकडाउन है वो ठीक से ख़त्म नहीं हुआ है, लोगों को फ्री करें, और वो चाहते हैं कि इंडिया इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन ले। बट वो ये भी मानते हैं कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है और ये इंडिया पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल मैटर है। आगे चलते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने 890 करोड़ रिलीज़ किया है कोविड-19 के लिए, कोविड-19 के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स के लिए। ये 890 करोड़ क्या है, 890 करोड़ क्या है, कहाँ से आए? ये वही पैसे हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिसके बारे में मार्च में अनाउंसमेंट की थी, 15,000 करोड़ का जो पैकेज था, जो कोरोना के कोविड-19 के अगेंस्ट में फाइट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला था। और ये जो 890 करोड़ है, जो 890 करोड़ जो सैंक्शन हुए हैं, ये पैसा पेशेंट के ट्रीटमेंट, मैन पावर ट्रेनिंग और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। और कहाँ कहाँ पे फंड जाएगा? छत्तीसगढ़ में, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात। ये आप नाम देख लीजिएगा, नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसको ग्रीन में रखा है। ये याद रखिएगा कि 15,000 करोड़ का जो है पैकेज अनाउंस किया गया था, और उसमें से जो 890 करोड़ है ये पैसे पेशेंट के ट्रीटमेंट, मैन पावर ट्रेनिंग और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। उसके अलावा आगे चलते हैं, अगला एक न्यूज़ देते हैं। ये न्यूज़ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा। किसान रेल शुरू होने वाला है। ये कौन शुरू कर रहा है? इंडियन रेलवे शुरू कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यूनियन बजट 2020-21 में इसके बारे में अनाउंसमेंट की गई थी कि ये शुरू किया जाएगा किसान रेल। अब ये किस लिए शुरू किया जाएगा? इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को फेरी किया जाएगा। अभी तो फ़िलहाल ये देवलाली जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ से दानापुर जो बिहार में है वहाँ तक इसको चलाया जाएगा। उसके बीच में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को लेके इसका यातायात किया जाएगा। और इसका पर्पज़ ये है कि ये फार्मर्स का इनकम 2022 तक डबल करना चाहते हैं। इवन ये वन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट का एक वन ऑफ द गोल्स भी है कि जो फार्मर्स की इनकम है वो 2022 तक डबल हो जाए। तो उसके चलते किसान रेल चालू किया गया था। किसान रेल आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले न्यूज़ पे। एक कंटेम्प्ट ऑफ लॉ का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत दिनों से चल रहा है। प्रशांत भूषण जो एक वकील हैं, एडवोकेट हैं, उनके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अभी केस में प्रशांत भूषण पे चल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये केस क्यों चल रहा है। ये केस इसलिए चल रहा है क्योंकि जो एडवोकेट प्रशांत भूषण है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट का केस लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास या कोई भी कोर्ट के पास एक पावर होती है जिसमें एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के करके एक लॉ होता है। अभी लॉ के एक सेक्शन है जिसके ऊपर ये फाइट चल रही है, जिसके ऊपर ये केस चल रहा है। और वो जो सेक्शन है वो मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, फिर आपको समझा दूंगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो सेक्शन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, सेक्शन 2C(1) ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, माफ़ कीजिएगा, 2CI holds it is criminal contempt if person publishes by word spoken or written or by any other act anything which scandalizes or tend to scandalize or lowers or tend to lower the authority of any court.
अब ये सेक्शन एग्जैक्टली ये बोल रहा है कि अगर कोई भी पर्सन या कोई भी आदमी अगर ये लिखे या बोल के या किसी और तरीके से ऐसा कुछ कोर्ट के अगेंस्ट में लिखे कि कोर्ट का वो जो उसकी वैल्यू है, जो उसका पोजीशन है, उसको लो कर रहा है, तो फिर जो कोर्ट है उस पर क्रिमिनल एक्शन ले सकती है। बट केस इस पे चल रहा है कि ये स्कैंडलाइजेशन, ये जो स्कैंडलाइजेस है, ये कौन डिफाइन करेगा कि क्या स्कैंडलाइज करता है, क्या स्कैंडलाइज नहीं करता है। कितना फ्रीडम है कोर्ट को कोर्ट पे डिबेट करने का, कितना फ्रीडम है कोर्ट में चल रहा है कार्रवाई पर सवाल करने का। ये फ्रीडम कितना है, कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि जो स्कैंडलाइज वर्ड है ये बहुत ही वेग है, क्लियर नहीं है। तो इस पर जो है केस चल रहा है। मैंने इसको इसलिए ऐड किया है क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में पूछे कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है इसका एनालिसिस कीजिए, वो उस पर एक क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ऐसा प्री या फिर एसएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके पीसीएस मेंस में या यूपीएससी मेंस में आ सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देते हैं। फाइनली इंडिया ने 2 वीवीआईपी प्लेन्स खरीद लिए हैं। अभी कौन से 2 वीवीआईपी प्लेन हैं? ये एक्चुअली जो प्लेन है ये है बोइंग 777-300S। इसे खरीद रहा है एयर इंडिया। इसकी रेट्रोफिटिंग चल रही थी यूएस में, डलास फोर्ट में। वहाँ से एक प्लेन इंडिया आ रहा है, एक प्लेन आगे अगले कुछ महीनों में आएगा। और ये प्लेन किस लिए है? ये प्लेन है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को फेरी करने के लिए। सिर्फ 3 ही लोग हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। ये आप याद रखिएगा। अभी फ़िलहाल बोइंग 747 यूज़ कर रहे हैं जो कि कमर्शियल प्लेन है। बट जैसे ही बोइंग 777-300 आ जाएगा तो जो है ये एक्सक्लूसिवली यूज़ किया जाएगा। अब ये जो प्लेन एयर इंडिया ने ख़रीदा है, ये इंडिया में आने के बाद एयर इंडिया इसको डीरजिस्टर करेगा और इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर कर देगा। फिर इसको जो है इंडियन एयरफोर्स के सीरीज़ ये याद रखिएगा, के सीरीज़ का नंबर देगी, जो ये दिखाता है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा इसमें कुछ स्पेशल सिस्टम होंगे, जैसे मिसाइल वार्निंग सिस्टम, काउंटर मेजर सिस्टम, उस तरीके के कुछ सिस्टम होंगे, कॉन्फ्रेंस रूम होंगे, ताकि जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, वो इन एयर ही अपना ऑफिशियल काम भी कर सकें। उसके अलावा ये जो प्लेन ख़रीदा गया है, इसकी जो रेट्रोफिटिंग में एयर इंडिया ने 4,632 करोड़ यानी कि 4,632 करोड़ रुपए पे किए हैं। मेन चीज़ याद रखिएगा कि प्लेन का मॉडल दैट इज़ बोइंग 777-300S किन किन के लिए है और इसको कौन से सीरीज़ का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। माइक पॉम्पियो ने क्यूबा के अगेंस्ट में वोट किया है। ये कहाँ पे वोट किया है वो हम देख लेते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट काउंसिल है, उसमें क्यूबा ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, उसके अगेंस्ट में वो वोट किया है। बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें मेंबर्स आखिर बनते कैसे हैं। तो याद रखिएगा कि जो इसमें जो सीट्स होती हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, वो ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और 3 साल के लिए दी जाती हैं। हर मेंबर्स को 3 साल के लिए मिलेगा। और जैसे ही मेंबर का 3 साल ख़त्म होता है वो इमीडिएटली रिलेशन के लिए एलिजिबल नहीं होता है। और ये इमीडिएट रिलेशन यानी कि तब होगा जब उसका 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हो जाएंगे। यानी कि इस बार 3 साल के लिए इलेक्ट हुआ, अगली बार फिर 3 साल के लिए इलेक्ट हुआ, उसके बाद फिर नहीं हो सकता, उसके बाद एक वेट लगेगा, वो इमीडिएटली वापस इलेक्ट नहीं हो सकता। यानी कि मैक्स टू मैक्स वो 6 साल तक यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में मेंबर रह सकते हैं। उसके बाद ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो बन सकता है। आगे चलते हैं अदर न्यूज़ पे। ये मतलब सऊदी अरेबिया वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, इसको आपको पता होना चाहिए। तो अभी ऐसी न्यूज़ आई है कि चाइना सऊदी अरेबिया मिल के जो है न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तेहरान प्लस इज़राइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और सऊदी अरेबिया ने कहा था कि अगर तेहरान या फिर इज़राइल, तेहरान अगर न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा एक न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जापान की पे जो हमला हुआ था एटॉमिक बॉम्ब का,
जो यूनाइटेड स्टेट्स ने गिराया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में, उसकी 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। नागासाकी हिरोशिमा पे गिराया था। तो वो याद रखिएगा कि जापान ने अपने 75 साल पूरे कर लिए हैं एटॉमिक बॉम्बिंग के बाद का। आगे चलते हैं। ये मैंने कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐड किए हैं जो मैंने न्यूज़पेपर में देखे थे। तो जैसे हम देख लेते हैं, पंजाब के जो गवर्नर हैं वो कौन है, वो है वीपी सिंह बदनौर। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सबको जानते हैं, वाई जगनमोहन रेड्डी हैं। उसके अलावा एक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट पे, उसके जो चेयरमैन हैं वो हैं जयराम रमेश। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं एसएस देसवाल। बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है गुप्तेश्वर पांडे, बिहार भी अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। उसके अलावा श्यामल चक्रवर्ती एक सीनियर सीपीआईएम के जो लीडर थे। ये इवन कोलकाता में जो लेफ्ट की गवर्नमेंट थी ज्योति बसु की, उसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं और राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। उनका देहांत हो गया है श्यामल चक्रवर्ती का। उसके अलावा AK दास, ये जो हैं ये MD एंड CEO हैं बैंक ऑफ इंडिया के। आगे चलते हैं। उदय कोटक जो है ये हैं CEO ऑफ कोटक बैंक। ये दो चीज़ याद रखिएगा, AK दास MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, उदय कोटक CEO एंड ऑफ कोटक बैंक। आगे चलते हैं इकोनॉमिक्स पे। तो चलिए इकोनॉमिक्स देते हैं हम। इकोनॉमिक्स में सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है टोटल एंड अदानी ने फ्यूल पंप लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। ये जो टोटल है ये एक फ्रेंच सुपर मेजर है और अदानी ग्रुप आप जानते ही हैं। तो इन लोगों ने मिल के एक जॉइंट वेंचर खोला है पेट्रोल पंप्स के लिए इंडिया में। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यही थी कि जॉइंट वेंचर है फ्रेंच सुपर मेजर टोटल का और अदानी ग्रुप का। उसके अलावा अदानी गैस के जो CEO हैं वो हैं सुरेश मनगलानी। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछ सकता है बैंकिंग के या फिर नाबार्ड वाबार्ड के एग्ज़ाम में। बाकी ये चीज़ याद रखिएगा कि जो टोटल है, जो फ्रेंच की जो कंपनी है, जो फ्रांस की कंपनी है, इसने 37.4% जो स्टेक है वो अदानी गैस में खरीदा था। और ये जो जॉइंट वेंचर है ये लाइसेंस लेंगे, मांग रहे हैं गवर्नमेंट से अंडर लिबरलाइज्ड फ्यूल रिटेलिंग रेजिम के अंदर। बस इतना ही काफ़ी है इसमें, बाकी इससे कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आगे चलते हैं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। आगे चलते हैं। जो RBI ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी निकाली है उसमें RBI ने ऑफलाइन रिटेल पेमेंट की का भी स्कीम निकाला है, जिसमें ऑफलाइन रिटेल पेमेंट कर सकते हैं यूजिंग कार्ड्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। ये क्यों निकाला है? क्योंकि RBI का मानना है कि जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो सब कर पा रहे हैं जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है, लेकिन जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है वो ऑनलाइन बैंकिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पा रहा है। तो उनके लिए ये स्कीम निकाली है, उस एरियाज़ के लिए वहाँ पे ऑफलाइन पेमेंट की। उसके अलावा सिंस ऑनलाइन पेमेंट इतने बढ़ गए हैं तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म शुरू किया गया है। उसके अलावा जो है RBI ने चेक में जो फ्रॉड्स होते हैं उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए एक पॉजिटिव पे निकाला है। ये पॉजिटिव पे निकाला है फॉर द चेक्स ऑफ वैल्यूज़ 50,000 एंड अबव। ये पॉजिटिव पे होता क्या है? पॉजिटिव पे ये होता है कि जब 50,000 से ज़्यादा का चेक बैंक में जमा किया जाएगा तो जो बैंक है वो उसी बेसिस पे पेमेंट करेगा, उसी इंफॉर्मेशन पे जो उसको इशूअर ने दी थी एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ चेक। जब चेक इशू किया गया था जो इशूअर ने बैंक को इंफॉर्मेशन पास की थी उसी बेसिस पे ही इस चेक का प्रोसेसिंग होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ देख लेते हैं। वोडाफोन आइडिया का जो लॉस है वो 5 गुना बढ़ चुका है। इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है अदर देन दैट कि ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर पे कितना प्रेशर है, वो कितना डेब्ट में है। उसके अलावा इसके जो MD हैं वोडा आइडिया के, वो MD एंड CEO वो हैं रविंदर टक्कर। ये याद रखिएगा कि जो वोडाफोन आइडिया की जो कंपनी है उस पर 1,18,940 करोड़ का डेप्ट है। उसके अलावा उस पर डिफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट का जो एप्लीकेशन है गवर्नमेंट के लिए वो है 92,000।
जो उसके अंदर ही इंक्लूडेड है, 1,18,940 करोड़ के अंदर ही। इसके अलावा हम एक और न्यूज़ देख लेते हैं। ये जो जेल टू लोन रेशियो है, इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो है आरबीआई ने जो सोने पर जो लोन लेते हैं लोग, वो जो लोन की जो वैल्यू है उससे 90% कर दी है 75% से बढ़ा के। एग्जैक्टली इसमें क्या किया है, होता ये है कि जब हम गोल्ड दे के लोन लेते हैं तो गोल्ड की 75% जो मार्केट वैल्यू है उतना ही लोन मिल सकता है। बट कोविड-19 फैला हुआ है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, कंपनियां स्ट्रेस में हैं, तो उनको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। तो आरबीआई ने क्या अलाउ किया है कि अब जो गोल्ड की जो मार्केट वैल्यू है उसका 90% तक लोन ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 90% तक लोन ले सकते हैं। और ये जो है, ये जो 75% से 90% किया है, ये जो है 31 मार्च 2021 तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जो भी गोल्ड लोन 1 अप्रैल 2021 के बाद ले जाएंगे उन पे 75% ही उनको मिलेगा लोन। तो ये 31 मार्च 2021 तक ही है, उसके बाद ये स्कीम ख़त्म हो जाएगी। आगे चलते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। बैंक्स को जो है आरबीआई ने अलाउ किया है अपने मॉनेटरी पॉलिसी में कि वो डेप्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वाया म्यूचुअल फंड। पहले नहीं कर पाते थे, अब वो कर सकते हैं। पहले करते थे तो उनको एडिशनल फंड एलोकेट करना पड़ता था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, वो कर सकते हैं विदाउट एलोकेटिंग एनी एडिशनल फंड्स, एडिशनल चार्जेस। ओके, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी में आया है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसमें बैंकों को अपने 40% जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होता है वो इन्वेस्ट करने पड़ते हैं मीडियम माइक्रो और मीडियम माइक्रो एंटरप्राइज पे प्लस एग्रीकल्चर्स में। अब उसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में स्टार्टअप्स को भी ऐड कर दिया गया है। याद रखिएगा, स्टार्टअप्स भी अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आते हैं। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पे। आरबीआई ने जो है लेंडर्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो और कोई करंट अकाउंट ओपन ना करें और ना ही कोई ओवरड्राफ्ट ओपन करें बैंक में। और जो क्रेडिट कस्टमर लेता है वो जो है अब उनको कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट क्रेडिट अकाउंट से ही उनको मिलेगा, याद रखिएगा। और इसके अलावा हम अगले न्यूज़ पे चलते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ देख लेते हैं हम। ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे लगी मैंने इसको ऐड किया है। पहला ये कि जो IPL 2020 जो यूएई में सितंबर 19 से नवंबर 10 तक होने वाला है, अब उसमें वीवो जो है स्पॉन्सर नहीं रहेगा। उसने स्पॉन्सरशिप से वो पीछे हट गए हैं। उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप छोड़ दी है क्योंकि इंडिया में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स को देते हुए और लोगों का विरोध देते हुए इन्होंने जो है स्पॉन्सरशिप अपने IPL 2020 से हटा ली है। इसके अलावा फेनिस्टन नेशनल टेनिस जो अक्टूबर में होने वाला था वो जो है पोस्टपोन्ड हो गया है। तो इस तरीके से आज का करंट अफेयर ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको डेली ये वीडियो पहुँचाता रहूँ, इसको डेली अपडेट करता रहूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ गलती हो जाए। अगर ऐसा आपको कुछ लगता है कि नहीं सर आपको ये ऐड करना चाहिए, सर ये आपको ऐड नहीं करना चाहिए, या फिर इसमें ये भी होना चाहिए, तो वो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। बाकी मैं आपसे फिर ऐसे ही कंटेंट लेके आपसे कल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।